हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज सेंटर ऑफ मास। हम लोग ने सेंटर ऑफ मास के बारे में पहले भी लोअर क्लास में सीखा होगा, कहीं कहीं सुना होगा। एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास क्या है, क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सारे चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करने वाले इस लेक्चर में। आप लोगों को इस वीडियो तक को लास्ट तक देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, साथ में नोट्स भी बनाना शुरू कर देना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, देखो नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि किसी सेंटर की बात की जा रही है, किसी एक पॉइंट की बात की जा रही है जहां पे कुछ तो चीज है। और वो चीज क्या होगा, बेसिकली नाम में दिख रहा है मास। मास कहाँ पे बैठा हुआ है, मास का कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ये सारे चीजों का हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लूं, जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो ये ऑब्जेक्ट को मैं अगर सेंटर में कहीं पे बैलेंस कर दूं तो ये आराम से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही जो बैलेंस वाला सिस्टम इसको मैं यहाँ पे रख दूं तो हम देखेंगे कि ये इस तरफ नीचे की तरफ, ये जो है ऑब्जेक्ट ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो टोटल फोर्स होता है सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है वो जीरो हो जाता है। और अगर फोर्स जीरो हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आएगा ही नहीं। वो अगर रेस्ट पे तो रुका रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। न्यूटन के नियम के हिसाब से किसी भी स्टेट को बदलने के लिए फोर्स की जरूरत होती है और फोर्स का वैल्यू होना चाहिए। अगर फोर्स जीरो हो जाता है तो ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही रहता है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैलेंस है, मतलब इसके ऊपर फोर्स जो काम कर रहा है वो टोटल जीरो है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टोटल फोर्स जीरो होता है और उस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। अब ये सेंटर ऑफ मास बेसिकली है क्या, हमें तो आइडिया लग गया कि ये ऐसा एक पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट में जहां पे बैलेंस हो जाता है ऑब्जेक्ट, और उस केस में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स जीरो काम कर रहा है। बट इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा लोकेशन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टोटल मास पूरे ऑब्जेक्ट का बैठा हुआ है, लोकेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम लोगों को इसके लिए पहले यह मानना पड़ेगा कि आप लोगों के पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकल से बना हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट को हम लोग सिस्टम मान लेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, and always any system is made up of n number of particles, small particles। like अगर एक कार है तो कार एक सिस्टम है, कार पार्टिकल से बना हुआ है, कार व्हील से बना हुआ है, कार मिरर से बना हुआ है, कार इंजन से बना हुआ है, स्टेयरिंग से बना हुआ है। तो स्टेयरिंग, इंजन, व्हील, विंडो, जो भी सारी चीजें वो पार्टिकल्स है, और सबको असेंबल किया तो मुझे एक सिस्टम मिल गया। सेम यहाँ पे कोई एक सिस्टम है, मान लो कि ये जो सिस्टम है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग ज्यादा पार्टिकल नहीं, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, ओके। और इस पार्टिकल का जो मास है वो m1 बोल दो, इसका मास m2 बोल दो, इसका मास m3 बोल दो, और इसका मास mn बोल दो, nth पार्टिकल है, ठीक है, ओके। अब इतने सारे पार्टिकल से ऑब्जेक्ट बना है और हर एक पार्टिकल के मास है, तो सारे मास का एक इफेक्टिव लोकेशन हो जाता है हर एक ऑब्जेक्ट में, और उस लोकेशन को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का, ये पूरे सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पूरा का पूरा मास लोकेटेड होगा, और उसी को सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट है O, इसको आप रेफरेंस मान लेते हो, रेफरेंस, ठीक है। और ये रेफरेंस है, ये वाला जो पार्टिकल है, सारे पार्टिकल की बात करेंगे, एक ही नहीं, सारे पार्टिकल, ये पार्टिकल हो गया आपका, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल की बात करेंगे। बोल देते कि सारे पार्टिकल कुछ दूरी पे, मान लो ये r1 दूरी पे है, ये O है सेंटर, ठीक है। यहाँ से ये वाला पार्टिकल r2 दूरी पे है, ये r3 दूरी पे है, ये rn दूरी पे, ऐसे मान लीजिए। तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे सारा का सारा मास लोकेटेड होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग एक मैथमेटिक का यूज करते हैं, और हम लोग उसको बोलेंगे मैथमेटिकली हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है, बेसिकली ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है, और वो लोकेशन को हम लोग
किसी ओरिजिन से बताते हैं कि इस जगह से वहां पे आपको जाना है 2 मीटर दूर, वहां पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो वो सेंटर ऑफ मास क्या है, इस ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इसके लिए मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, एक पोजीशन वेक्टर है। तो आर इज इक्वल टू आपको करना क्या है, आपको हर एक पार्टिकल का मोमेंट निकालना है जितने पार्टिकल से बना है। और पार्टिकल का मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस पार्टिकल का मास क्या है, देखो m1 है, और डिस्टेंस क्या है r1, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस r1। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल। तो याद रखना m इंटू आर इज मोमेंट ऑफ मास ऑफ दैट गिवन पार्टिकल। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ मास कितना होगा, उसको ऐड कर लो, m2 r2। तीसरे पार्टिकल का क्या होगा, m3 r3। और इसी तरीके से nth पार्टिकल का क्या होगा, mn rn। बराबर, इसको आप लोगों को डिवाइड कर देना है टोटल मास से। इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल मास। टोटल मास कितना है, m1। टोटल मास कैसे मिलेगा, सारे पार्टिकल के मास को ऐड कर दो, करेक्ट, टोटल मास। और ये जो फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला हम लोगों को देता है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, एक किसी भी ओरिजिन से, एक किसी भी रेफरेंस से। तो ये आप वैल्यू पुट करोगे जब ये सारे का, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, इस पोजीशन से वो वाले वैल्यू तक जाना है, वहां पे उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बैठा हुआ होगा। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब आपको एक फिक्स वैल्यू पता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि क्लास 11th ए में 30 स्टूडेंट है, तो 30 फिक्स नंबर है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू होगा। हम लोगों को इसके बारे में पूरा आइडिया है कि यस, क्लास 11th ए में 30 लोग बैठते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बोलूं कि एक बिल्डिंग है, इसका हाइट इतना होगा, तो इसका हाइट हम लोगों को अंदाजा नहीं है, हम लोग जब चेक करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। तो ये हाइट जो हो गया, हाइट जो हो गया, ये हाइट एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस वैल्यू है। अगर मैं बोलूँ मेरा हाइट इतना है, तो मेरा हाइट कितना है ये हम लोगों को फिक्स वैल्यू नहीं पता है, किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता होगा 11th ए में इतने बच्चे, तो वो बच्चे फिक्स है, नंबर फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मान लो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर इतने पार्टिकल्स है। तो यही चीज़ें, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, देखो ये प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो डिस्क्रीट वैल्यू का एडिशन इस सिंबल से बताते हैं, जिसको समीशन बोलते हैं। किसका एडिशन हो रहा है, एम आर, एम आर, एम आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम और आर का एडिशन हो रहा है। लेकिन साथ में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 nth पार्टिकल तक हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम बोलेंगे एक वेरिएबल है i और j, और उस i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, और फिर डिवाइड, तो मैंने ये डिवाइड कर दिया। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सम है, किसका एडिशन है, ये भी सम है सारे मास का। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मास का एडिशन है। यहाँ पे i डिक्लेयर कर दूंगा, मैं बोलूँगा i का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। तो ये एक जनरल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया सेंटर ऑफ मास है। यही चीज़ को मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में लिखा है। तो आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब सेंटर ऑफ मास जो होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिकली हम लोगों को पता चल गया। लेकिन अगर मान लो ये डिस्क्रीट के लिए, अगर आपके पास कंटिन्यूस मास है, जैसे मैंने बोला मेरा हाइट, तो मेरा हाइट एग्जैक्टली कितना, इसका आइडिया हम लोगों को नहीं है। तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। एक क्लास में 30 लोग बैठे, तो 30 लोग फिक्स है, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो आपको एडिशन करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का, फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर 20 लड्डू है, और हर एक लड्डू का मेरे को मास पता है। मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू है ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके अंदर 20 लड्डू और एक लड्डू का वैल्यू 2 है, तो 2 × 20 इज 40। तो इस पूरे लड्डू का वजन 40 है, मास मेरे को पता चल गया। लेकिन
मैंने एक थैली लेके आया और थैले में बहुत सारे लड्डू भर दिए। अब ये जो थैला है, अब इस थैले का मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो गया, इसका हम लोग को आइडिया नहीं है। तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, हम लोग को अंदाजा नहीं है, तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसका मोमेंट ऑफ मास, या तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहते हो आप, तो इसके लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन के मेथड से जाना पड़ेगा। वो होगा इंटीग्रेशन, वही सम की जगह इंटीग्रेशन किसका, एम आर का, आर इंटू स्मॉल पार्टिकल जो भी उनका मास होगा, डीएम मास होगा इसका, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आर डीएम अपॉन, इंटीग्रेशन हटा दो, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मास मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मतलब सारे पार्टिकल का मास का एडिशन। तो ये आपको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले मान लो अगर इफ पार्टिकल इज ऑफ यूनिफॉर्म शेप, अगर पार्टिकल, नॉट पार्टिकल, पार्टिकल नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको मैं चेंज कर देता, सिस्टम लिखेंगे, सिस्टम या ऑब्जेक्ट, इस सिस्टम इज ऑफ यूनिफॉर्म शेप, देन सेंटर ऑफ मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, एट द इंटरसेक्शन बोल सकता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अलग अलग हो सकता है लेकिन इसको समझते क्या है। देखो अगर सिस्टम यूनिफॉर्म शेप का है, जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, देखो ये एक रेक्टेंगल है, यूनिफॉर्म शेप है। कैसे यूनिफॉर्म शेप है, इसलिए ये यूनिफॉर्म शेप है, अगर आप इसको यहां से कट करो तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा, इवन आप यहां से कट करोगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा। इसके लिए हम बोलेंगे यूनिफॉर्म शेप का ऑब्जेक्ट है। तो यूनिफॉर्म शेप के ऑब्जेक्ट में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बेसिकली एक डायगोनल बनाना है, 2 डायगोनल, एक डायगोनल यहाँ पे बनाया मैंने, एक डायगोनल यहाँ पे बनाया, और जहां पे ये मिल रहे हैं यही आपका सेंटर ऑफ मास होगा। यूनिफॉर्म के लिए होता है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको फिर इस फॉर्मूले से जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए। तो सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए यही होता है। अगर आपके पास स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा, स्फीयर के सेंटर पे आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म शेप का ऑब्जेक्ट होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में ही लाई करता है, ये बात आपको याद रखना। सेकेंड चीज, मान लो अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ अनइवन शेप, ऐसे लिख देता हूं, अनइवन शेप, देन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स हेवियर मास, टुवर्ड्स हेवियर मास, हेवियर मास की तरफ होता है, हेवियर मास। इसका मतलब क्या है, देखो इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ अनइवन शेप, ऑब्जेक्ट का कोई परफेक्ट शेप नहीं है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट हो जाता है, हेवियर की तरफ। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो आपके पास ऐसे कोई 2 ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये, तो ये पूरा एक सिस्टम है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये अनइवन शेप का है, अगर मैं यहां से कट करूं तो 2 इक्वल हाफ नहीं मिलेगा, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे ज्यादा मास है वहां पे कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हमें परफेक्ट नहीं पता है बट हम लोग ऐसे देख सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के साइड में कहीं पे यहाँ पे होगा, हम लोग को नहीं पता बट इट इज टुवर्ड दी हेवियर साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एक तीसरा कंसेप्ट कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट where sum of all the moment of mass is 0। अगर ये सेंटर ऑफ मास है, जैसे यहां पे देखो, अगर मान लो यहां पे एक सेंटर ऑफ मास है तो यहां पे सारे पार्टिकल का अगर मैं m इंटू आर निकालू, मोमेंट निकालू,
और सबको ऐड कर दूँ तो ये एग्जैक्टली हम लोग को 0 मिलेगा। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ मास इज 0। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये 3 कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग को समझना है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज 3 डायमेंशनल, अगर 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग यहां पे बना लेते हैं, देखो ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है आपका ये। तो अब सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए आपको थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपको तीनों डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे चलो यहाँ पे है। तो किसी ने बोला कि ये रेफरेंस है, मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये रेफरेंस है, मान लेते हैं ये पॉइंट रेफरेंस है, और किसी ने बोला O से 3 मीटर दूर जाओ और आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो आप O से 3 मीटर तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, और सेंटर मास तो यहाँ पे बैठा हुआ है। आप 3 मीटर यहाँ पे गए तो गलत जगह पहुँच गए। तो आपको परफेक्ट आइडिया और रहना चाहिए कि मेरे को एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है, फिर वाई में कितना जाना है, जेड में, तो आप सही जगह पे पहुँचोगे। तो जैसे मान लो अगर मैं बोल देता हूँ कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे कहीं पे लोकेट कर देता हूँ। जैसे मैं सेंटर ऑफ मास को चलो यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो मेरे को रेफरेंस से ये बताना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि मैं O से कितना दूर जाऊँगा, मैं O से Y डायरेक्शन में इतना दूर जाऊँगा, बराबर। फिर मैं X डायरेक्शन में इतना जाऊँगा और मैं Z डायरेक्शन में इतना जाऊँगा। ये सारे चीज़ मेरे को बताना पड़ेंगे। तो 3 डायरेक्शन का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको X के लिए भी निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालोगे आप? सेम X डायरेक्शन में जो भी मोमेंट है, जैसे m1 r1 प्लस m2, आप इधर x लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको x ले लो, x डायरेक्शन का निकालना पड़ेगा, प्लस m2 x2 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। सिमिलरली आपको y डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस mn। अगर वैसे ही z तो z भी निकालना पड़ेगा, m1 z1 m2 z2 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। और फाइनली इस फॉर्मूले से आपको पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। तीनों डायरेक्शन का आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर ओरिजिन से 3 डायरेक्शन पे जाओ, राइट। तो मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो आपको बताना पड़ेगा ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में इतना जाना है, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस इससे मिलेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में इतना जाना है, तो ये वैल्यू कितना जाना है वाई डायरेक्शन में, इससे मिलेगा। फिर जेड डायरेक्शन में इतना जाना है, तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेटेड, आप यहाँ पे हो, तो x में इतना जाओगे, y में इतना जाओगे, z में इतना जाओगे, तो आप वहां पे पहुंचोगे, राइट। x में इतना जाओगे, y में इतना जाओगे, z में, तो आप वहां पे पहुंचोगे। तो आपको तीनों बताना पड़ेगा। तो x में आप कितना चलोगे इस फॉर्मूले से मिलेगा, y में कितना चलोगे इस फॉर्मूले से, और z में कितना चलोगे इस फॉर्मूले से, और फिर आप एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे पहुंच जाओगे। आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास। इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, उसको देखोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।